In this lecture, we will discuss the simple steam power cycle. सिंपल स्टीम पावर साइकिल का मतलब है कि वो साइकिल जो पावर जनरेशन के लिए यूज होगी या पावर प्रोडक्शन के लिए यूज होगी, और जो कि बेस्ड होगी स्टीम पे, यानी कि स्टीम क्या होगी, उसमें वर्किंग फ्लूइड होगी। देखिए, अगर हम साइकिल की बात कर रहे हैं तो जो साइकिल है वो दो तरीके की होती है थर्मोडायनेमिक्स में। एक तो होती है ओपन साइकिल और एक होती है क्लोज्ड साइकिल। तो हम यहाँ पे अभी क्लोज्ड साइकिल की बात कर रहे हैं। अब इस ओपन साइकिल हो या क्लोज साइकिल हो, दोनों में जैसे ओपन साइकिल है तो ओपन साइकिल में क्या होगा, हर बार आपका जो एक वर्किंग मीडियम है वो साइकिल में एंटर करेगा, और चूंकि ये साइकिल ओपन है तो वो बाहर निकल जाएगा साइकिल के लास्ट में। लेकिन जो क्लोज्ड साइकिल होती हैं, क्लोज्ड साइकिल में एक बार हमने जो वर्किंग फ्लूइड यहाँ पे फिल कर दिया, वही वर्किंग फ्लूइड साइकिल में सर्कुलेट करता रहेगा। ठीक है, तो इस साइकिल में क्या होगा, जो वर्किंग फ्लूइड क्योंकि हमने एक बार जो फिल कर दिया वही पूरी साइकिल में घूम रहा है, तो यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड का मास होता है क्लोज साइकिल में वो कांस्टेंट होता है, मास जो है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, जो पूरी साइकिल में सर्कुलेट करता है। ठीक है, जिसकी हेल्प से हमारा जो, जैसे अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वर्किंग फ्लूइड का इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो वर्किंग फ्लूइड का इंक्रीज होगा, हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो वर्किंग फ्लूइड को कर रहे हैं। तो पूरी साइकिल में एक फ्लूइड यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर सर्कुलेट करता रहता है। वो फ्लूइड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कोई जैसे एयर हो सकती है, या कोई गैस हो सकती है, या कोई स्टीम हो सकती है, या फिर लिक्विड वेपर का मिक्सचर हो सकता है, या फिर कहीं पे वो जो वर्किंग फ्लूइड है कहीं पे लिक्विड कहीं पे वेपर हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, तो जो पूरी साइकिल में सर्कुलेट करता है उसको हम बोलते हैं क्या, वर्किंग फ्लूइड। जो पूरी साइकिल में सर्कुलेट करता है उसको हम बोलते हैं वर्किंग फ्लूइड। अब देखिए, वर्किंग फ्लूइड फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है कि फ्लूइड जो है वो या तो सॉलिड या फिर लिक्विड होते हैं, तो इसलिए इसको वर्किंग फ्लूइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई सॉरी, या तो लिक्विड या फिर कोई गैस होती है। फ्लूइड का मतलब या तो कोई लिक्विड होगा या फिर कोई गैस होगी। फ्लूइड जो की प्रॉपर्टी होती है जिसमें फ्लो करने की, तो सॉलिड में तो प्रॉपर्टी नहीं होती है फ्लो करने की, इसका मतलब कोई सॉलिड सब्सटेंस वर्किंग फ्लूइड नहीं हो सकता। इसीलिए या तो वो लिक्विड हो सकता है या फिर वो गैस हो सकती है, इसलिए हम उसको फ्लूइड बोल देते हैं। या फिर अगर आप वर्किंग फ्लूइड नहीं बोलना चाहते हैं तो उसको वर्किंग मीडियम भी बोल देते हैं। मीडियम मतलब जो माध्यम है पूरी की पूरी साइकिल में एनर्जी को ट्रांसफर करने का, दैट इज उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग मीडियम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग मीडियम क्या है, क्योंकि हम प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। प्योर सब्सटेंस क्या हमने देखा, वाटर। तो वर्किंग फ्लूइड या फिर वर्किंग सब्सटेंस जो होगा, आइस फॉर्म में तो वो फ्लो नहीं हो पाएगा, तो या तो वो वाटर की फॉर्म में होगा या फिर वो वेपर की फॉर्म में होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टीम पावर। पावर क्यों, क्योंकि देखो, जैसे दो तरह की साइकिल हमने देखी, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल, वैसे ही एक और टाइप की दो साइकिल्स होती हैं, पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल्स और पावर कंज्यूमिंग साइकिल्स। तो जो फोर्थ यूनिट है उसमें पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल्स है, और जो फिफ्थ यूनिट है उसमें पावर कंज्यूमिंग साइकिल्स है, मतलब जो कि पावर को कंज्यूम करके कुछ आपको आउटपुट देती हैं, और पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल जो आपको हीट, पावर प्रोड्यूसिंग जो साइकिल्स होती हैं वो 99% जो साइकिल्स होती हैं वो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रही होती हैं। तो वर्क आपको फाइनली जो आउटपुट है वो वर्क मिल रहा होता है, और इनपुट जो होता है वो हीट की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो पावर स्टीम पावर साइकिल का मतलब है कि एक ऐसी साइकिल जो कि पावर प्रोड्यूस कर रही है और जिसका वर्किंग मीडियम क्या है, स्टीम है। स्टीम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं पे वो वाटर होगा, कहीं पे वो वेपर होगा, और कहीं पे वो दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की हम एक प्रैक्टिकल साइकिल को बनाना चाहते हैं विद द यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स में देखा कि हम क्या कर सकते हैं, साइकिल को बनाने के लिए एक हाई टेम्परेचर सोर्स से हीट ट्रांसफर करेंगे किसी एक वर्किंग फ्लूइड को। वो हीट ट्रांसफर वो वर्किंग मीडियम उसको इस हीट का यूज करके उसको पावर वर्क में कन्वर्ट करेगा, और बाकी की जो बची हुई हीट है वो सिंक को दे देगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसी हीट इंजन वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक प्रैक्टिकल साइकिल को बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल साइकिल को अगर हम वर्किंग मीडियम एज ए स्टीम को यूज करते हुए बनाते हैं तो हम उसको किस तरीके की साइकिल में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा वर्किंग मीडियम है उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं।
भाई एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उसकी उसी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, और उसको वो कन्वर्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ वर्क यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को। तो थर्मल एनर्जी या प्रेशर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, एंड दैट इज द पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल या पावर साइकिल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए पहले तो वाटर यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लेते हैं वाटर, यहाँ पे इस पॉइंट पे होगा वाटर। तो वाटर को हम पहले लेके जाएंगे एक पंप में। पंप क्या करेगा, पंप में हम कुछ एनर्जी का इनपुट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे हमें पहले थोड़ी सी मैकेनिकल एनर्जी यानी कि वर्क इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर एनर्जी भी क्या है, एक तरह की मैकेनिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी अलग है। ठीक है, तो पहले हम इसको एक पंप में लेके जाएंगे जिससे हम इसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे। तो पंप में हम इसको ट्रांसफर, इस यहाँ पे वाटर की फॉर्म में था, ये लिक्विड था, यहाँ पे वाटर या फिर लिक्विड कह सकते हैं। ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में होगा, तो हम उसका क्या करेंगे, पहले प्रेशर इंक्रीज करेंगे। उस प्रेशर इंक्रीज करने के बाद हम इसको लेके जाते हैं बॉयलर में। ठीक है, बॉयलर में हम इसमें हीट ऐड करेंगे। देखिए अब बाकी का ये जो मैकेनिकल एनर्जी वर्क इनपुट हमने ऐड किया, इसको कह सकते हैं WT, और जैसे कि यहाँ पे एक साइकिल दिख रही है, यहाँ पे हमें कुछ थोड़ा सा वर्क पहले ऐड भी करना पड़ेगा जिसको हम WP बोल रहे हैं, यानी कि पंप वर्क। WP का मतलब है पंप वर्क। तो ये हमने इसमें वर्क ऐड किया। उसके बाद हमें कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर कोई सोर्स हो सकता है T1, वहां से इसमें Q1 अमाउंट ऑफ हीट ऐड करेंगे। तो ये क्या होगा, जो वाटर था हाई प्रेशर वाटर, वो अब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वाटर का तो फेस चेंज हो जाएगा उसमें जब हम हीट ऐड करेंगे। तो जैसे ही वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा उसका जो फेस है वो चेंज हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वाटर था, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाटर जो है हमने, बी का मतलब है बॉयलर। बॉयलर क्या होते हैं, बॉयलर या फिर स्टीम जनरेटर। बॉयलर वो डिवाइस होते हैं जिसमें अगर हम वाटर को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए बॉयलर को स्टीम जनरेटर भी बोलते हैं। जो वो डिवाइस जो स्टीम को जनरेट करते हैं, बनाते हैं, तो उन डिवाइसेस को बोलते हैं हम बॉयलर। ठीक है, बॉयलर जो है वो कई कई टाइप के बॉयलर्स होते हैं, वो डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं बॉयलर में वाटर को, और वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अब उस स्टीम को, देखिए होता क्या है, हमने यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज क्यों किया वाटर का, क्योंकि बॉयलर अगर हम उसको नॉर्मल प्रेशर पे भेजते हैं तो जो स्टीम है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही, सॉरी जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा कि हम उसमें ज़्यादा हीट ऐड नहीं कर पाएंगे, उसका टेम्परेचर फिर इंक्रीज होने लगेगा, और उस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए उसकी जो सीपी है वो ज़्यादा होती है, तो फिर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि प्रेशर को पहले से ही हाई कर लेते हैं, ताकि वाटर की फॉर्म में ये काफी ज्यादा हीट को ऐड कर ले अपन, इसके ये जितनी हीट अपने अंदर समा लेगा उतना ही ज्यादा वर्क प्रोड्यूस कर पाएगा ना। देखिए क्योंकि अगर इस पूरी साइकिल की इफिशियंसी 50% है, तो अगर हम इसको 200 किलो जूल हीट देंगे यहाँ पे, तो उसको 100 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट कर देगा, और अगर 1000 किलो जूल हीट देंगे तो 500 किलो जूल वर्क कन्वर्ट करेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि इस वाटर में हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हीट ऐड कर सकें, तो वो ज्यादा से ज्यादा हीट हम ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे जो ऐड कर रहे हैं तो उसको क्या करते हैं कि इसका पहले प्रेशर इंक्रीज करके इसका बॉइलिंग पॉइंट जो पहले 100 था उसको इंक्रीज कर लेते हैं, ताकि ज्यादा टेम्परेचर तक हम उसमें हीट ऐड कर सकें, ज्यादा टेम्परेचर तक वो लिक्विड फॉर्म में ही रहे। तो प्रेशर इंक्रीज हमने क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे ज्यादा हीट ऐड करनी है, तो ज्यादा हीट हम इसमें अब ऐड कर सकते हैं। तो अब क्या है कि 350 या फिर 250 डिग्री सेल्सियस तक तो वो पानी ही रहेगा, तो उस टाइम तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ज्यादा हीट वो उसमें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू द वेपर। तो वेपर में क्या होगा कि ज्यादा स्पेसिफिक हीट होने का फायदा क्या मिलेगा यहाँ पे, कि 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए वो ज्यादा हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और टेम्परेचर कम राइज होगा। लेकिन वही अगर हम वेपर में ले जाके उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा कि हीट कम एब्जॉर्ब करेगा और टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता जाएगा। भाई टेम्परेचर बढ़ाने की तो हमारे पास लिमिट है, हम टेम्परेचर को 350 से 400 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि फिर मेटेरियल प्रॉपर्टीज का रोल आ जाता है। जो मेटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेल्ट होने लगेगा, या बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेंथ का मेटेरियल हमें यूज करना पड़ेगा उसके लिए। तो हम क्या चाहते हैं कि टेम्परेचर तो हमारा ज्यादा इंक्रीज ना हो, 350 या 400 तक ही रहे, लेकिन हीट वो उस टेम्परेचर पे बहुत सारी ऐड कर ले। तो वो तभी पॉसिबल है जब वो वाटर की फॉर्म में हीट को ऐड करे। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे ही अगर वो बॉईल हो गया तो उसका टेम्परेचर जल्दी से राइज होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। तो इसलिए हमने इसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया ताकि वो 200 डिग्री सेल्सियस या 250 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो वाटर की फॉर्म में रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हीट हम उसमें ऐड कर सकें। तो यहाँ पे हमने हीट ऐड कर दी कांस्टेंट टेम्परेचर, अब वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। अब स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद में उसके पास प्रेशर भी है और टेम्परेचर भी है। थर्मल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी के साथ ये जाता है एक रोटेटिंग डिवाइस जो कि इसको वर्क में कन्वर्ट करता है, और इस डिवाइस को हम बोलते हैं टरबाइन। ठीक है। अब चूंकि ये जो टरबाइन है वो पावर प्रोड्यूस करेगा विद द हेल्प ऑफ ए वर्किंग फ्लूइड विच इज नोन एज द स्टीम, तो इसलिए इस टरबाइन को क्या बोलेंगे, स्टीम टरबाइन। ठीक है। टरबाइन तो वो डिवाइस होते हैं जो एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये वाला जो टरबाइन है दिस इज नोन एज स्टीम टरबाइन, और स्टीम टरबाइन वो होते हैं जो थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह से आपके हाइड्रोलिक टरबाइंस होते हैं जो वाटर की जो एनर्जी है, हाइड्रोलिक एनर्जी, उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है। तो एक गैस टरबाइन होते हैं जो गैस की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। तो अलग अलग तरीके के टरबाइंस होते हैं। यहाँ पे हम जिस टरबाइन की बात कर रहे हैं दैट इज स्टीम टरबाइन। क्यों? क्योंकि ये स्टीम की एनर्जी को यूज करके उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो दिस इज स्टीम टरबाइन। तो यहाँ पे एक स्टीम टरबाइन में जाएगा जब वो जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम है वो टरबाइन के ब्लेड्स पे जाके टकराएगी तो टरबाइन रोटेट करना शुरू करेगा, और जब यहाँ पे टरबाइन रोटेट करना शुरू करेगा तो इसकी जो शाफ्ट है यहाँ पे हमें आउटपुट वर्क मिलेगा या पावर मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं टरबाइन वर्क। ठीक है। अब क्या होगा कि जब टरबाइन इज एन एक्सपेंडिंग डिवाइस, तो जो हाई प्रेशर स्टीम जब उससे टकरा जाएगी तो अपनी एनर्जी जो है वो टरबाइन को दे देगी, टरबाइन उसको वर्क में कन्वर्ट कर देगा। और जब भाई एनर्जी का अनदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो जितनी एनर्जी स्टीम के पास थी जब उसने वो एनर्जी टरबाइन को ट्रांसफर कर दी तो उसके पास तो एनर्जी कम बची ना। एनर्जी कम बचने का मतलब उसके पास एनर्जी किस फॉर्म में थी, प्रेशर की फॉर्म में और टेम्परेचर की फॉर्म में। अब उसके पास जब एनर्जी डाउन, उसकी एनर्जी जब कम होगी यानी कि उसका प्रेशर भी कम होगा और उसका टेम्परेचर भी कम होगा। होते 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 उसका जो प्रेशर है वो और काफी कम हो जाएगा और उसका जो टेम्परेचर है वो भी इस ऐसे टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा कि वो बस लिक्विड बनने ही वाला होगा। तो लिक्विड बनने से पहले पहले तक हम उस एनर्जी को, स्टीम की एनर्जी को टरबाइन में यूज करेंगे, उसको लिक्विड टरबाइन में नहीं बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम उस जो बाकी मतलब जो सैचुरेटेड वेपर तक उसकी फॉर्म में ले आएगी, क्योंकि सैचुरेटेड वेपर के बाद में अभी यहाँ पे क्या है, एक्सपेंड हो रही है। एक्सपेंड होने का मतलब प्रेशर कम हो रहा है। तो प्रेशर जब कम होता है तो अगर हम टीएस डायग्राम पे थोड़ी सी नजर डालते हैं तो प्रेशर देखिए यहाँ पे प्रेशर कम होते 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 जब इस पॉइंट पे आ जाएगा, इस पॉइंट के बाद तो ये वाला जो वेट रीजन में चला जाएगा जहाँ पे जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है वो स्ट्रेट हो जाएगी। तो हम इसको इस पॉइंट तक ही सिर्फ एक्सपेंड करते हैं, हम उसको लिक्विड वाटर में कन्वर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गई स्टीम और वो टरबाइन पे स्ट्राइक करेगी तो जो टरबाइन के ब्लेड्स है वो स्टीम के लिए डिजाइन है, मतलब एक वेपर के लिए डिजाइन है, और वाटर अगर उस पर स्ट्राइक करेगा तो वाटर की डेंसिटी तो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द स्टीम। तो वो क्या करेंगे, उसमें उस ब्लेड्स को तोड़ भी सकते हैं, उसमें इरोजन करते हैं। इरोजन मतलब जो मटेरियल है वो थोड़ा थोड़ा उखड़ता रहता है, वहां से गड्ढे हो जाते हैं उसमें। तो इस वजह से क्या करते हैं हम, क्योंकि स्टीम टरबाइन स्टीम के लिए, वेपर के लिए डिजाइन है, तो हम उसमें वाटर में कन्वर्ट होने से पहले पहले तक उसको, उसकी एनर्जी को यूज कर लेते हैं, और उसके बाद जो ये सैचुरेटेड वेपर वाली जो स्टीम है फिर उसको हम लेके जाते हैं एक हीट एक्सचेंजर टाइप डिवाइस में, जिसको बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर क्यों बोलते हैं, देखिए बॉयलर मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे, कंडेंसर मतलब कंडेंस होने का मतलब होता है जब कोई जो वेपर है, किसी भी सब्सटेंस की कोई वेपर है, वो जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये इस डिवाइस को बोलते हैं हम कंडेंसर। कंडेंसर जो होता है वो क्या करता है, इस स्टीम से एनर्जी को रिमूव कर देता है। अब जब इसकी एनर्जी को वो और ज्यादा रिमूव करेगा, देखिए यहाँ पे इस तरीके का कर्व हमने देखा था, तो इसमें जब हम हीट ऐड करते हैं तब तो ये क्या होता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है, और जब हम इसमें से एनर्जी को निकाल लेंगे, हीट को निकाल लेंगे, उसको ठंडा कर देंगे, तो ये लिक्विड वेपर से किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो यह इस पॉइंट पे था और हमें इसको इस पॉइंट पे लेके आना है, पूरे का पूरा ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर हमें करना है, यहाँ पे पूरी की पूरी स्टीम को हमें लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम उसको और ठंडा करके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसको लिक्विड वाटर में इस कंडेंसर डिवाइस में Q2 अमाउंट ऑफ हीट, देखिए अब ये कहाँ पे हो गया, टरबाइन वर्क प्रोड्यूस करने के बाद में ये कहाँ चला गया, Q2 अमाउंट ऑफ हीट हमें रिजेक्ट भी तो करनी है, क्योंकि अगर हम Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट नहीं करेंगे तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का तो वायलेशन हो जाएगा। तो हमें ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट कहीं पे रिजेक्ट करनी है, कहाँ पे, T2 टेम्परेचर पे।
यानी कि लोअर टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे हम एक ठंडा, लोअर टेम्परेचर मतलब ठंडा पानी इसमें सर्कुलेट करते हैं, वो ठंडा पानी स्टीम से हीट को निकाल लेता है और स्टीम को कन्वर्ट कर देता है वाटर में। फिर उस वाटर को जब वो पूरे का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस वाटर को हम वापस जो है वो पंप में लेके जाते हैं, पंप उसका फिर से प्रेशर इंक्रीज करता है, फिर उसको बॉयलर में भेजता है, और इस तरीके से साइकिल रिपीट होती रहती है। तो आपने देखा कि ये जो साइकिल है वो किस तरह की साइकिल है, एक क्लोज्ड साइकिल है, जिसमें एक बार हमने वाटर की जो क्वांटिटी है वो फिल कर दी, फिर वही पूरी के पूरे साइकिल में सर्कुलेट होती रहेगी। ठीक है, और प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत वाटर इधर उधर लीक हो जाता है, तो उसको बीच में रिफिल करते रहते हैं। लेकिन हम अभी थियोरेटिकल साइकिल की बात करते हैं, तो एक बार जो हमने इसमें वाटर फिल कर दिया पूरी साइकिल में, वो पूरी साइकिल में इसमें घूमता रहेगा, और जो मास है वर्किंग फ्लूइड का वो कांस्टेंट रहेगा। तो वर्किंग फ्लूइड देखिए, टरबाइन में वो वेपर की फॉर्म में था, बॉयलर में वो वेपर की फॉर्म में था, पंप में वो लिक्विड की फॉर्म में था, कंडेंसर में वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, या बॉयलर में वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पे जो किस तरीके का फोर्स था, वेट स्टीम, यहाँ पे भी वेट स्टीम वाला रीजन होगा, यहाँ पे कंप्लीट वेपर, यहाँ पे कंप्लीट लिक्विड। तो इसीलिए इस वर्किंग फ्लूइड, क्योंकि कहीं पे लिक्विड है कहीं पे सॉलिड है, तो इसके लिए वर्किंग फ्लूइड बोल देते हैं। वर्किंग फ्लूइड इज स्टीम बोला जाता है। अब वो स्टीम चाहे वो वेट स्टीम भी हो सकती है, सैचुरेटेड वेपर भी हो सकती है, सुपर हीटेड स्टीम भी हो सकती है, अलग अलग फेज में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर पे वो हीट अपनी ट्रांसफर कर देता है। अब सवाल आता है कि इसको वेपर में, इसको लिक्विड में, कंडेंसर में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों नहीं हम इसको डायरेक्टली पंप में ट्रांसफर, क्योंकि हमें जब बॉयलर में इसमें फिर से हीट ऐड करनी है, तो यहाँ पे हीट रिजेक्ट की क्यों हमने। तो उसके दो आंसर होते हैं। पहला, तो देखिए यहाँ पे जो है वो हीट रिजेक्ट करना जरूरी है, अगर हम दूसरे रिजर्वायर में हीट रिजेक्ट नहीं करेंगे तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट का वायलेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये तो हो गई किताबी बातें, थ्योरेटिकल बातें। प्रैक्टिकल पे आते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो वेपर की फॉर्म में रहेगा, और पंप जो है, पंप ओनली डील्स विद लिक्विड्स। पंप जो हैं वो वेपर का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए डिजाइन नहीं होते हैं, वो सिर्फ किसी लिक्विड का ही प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे वो कोई ऑयल हो या फिर वाटर हो या फिर कोई और दूसरा लिक्विड हो, सिर्फ लिक्विड, वो सिर्फ लिक्विड की फॉर्म में होना चाहिए, तभी पंप जो है उसका प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं। और ये जो है वो वेपर फॉर्म में अगर हो गया लिक्विड, यानी कि स्टीम फॉर्म में होगा, तो उसका प्रेशर इंक्रीज नहीं कर सकते, पहली चीज। तो अब सवाल ये आता है कि भैया पंप अगर नहीं कर सकते तो कोई ऐसा डिवाइस लगा दो जो कर सकता है। तो ऐसे डिवाइस होते हैं जो गैस का या वेपर का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए यूज होते हैं, वो डिवाइस होते हैं कंप्रेसर। अगर हम अब यहाँ पे कंप्रेसर लगाते हैं, तो कंप्रेसर के साथ क्या होता है, कंप्रेसर की जो वर्क इनपुट है, क्योंकि गैसेस क्या होती हैं, गैसेस जो होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं, लिक्विड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ये आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। तो इन कंप्रेसिबल होने की वजह से गैसेस को कंप्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम उसका प्रेशर इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे वेपर का, तो पहली बात तो उसका जो प्रेशर है वो बहुत ही कम इंक्रीज होगा, मुश्किल से 8 बार या 10 बार या ज्यादा से ज्यादा 12 बार, इतना ही इंक्रीज कर सकते हैं। जबकि लिक्विड का प्रेशर हम 150 बार, 250 बार, 500 बार तक भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि वो कैसे फ्लूइड है, वो इनकम्प्रेसिबल है, उसका अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर दें तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता, लेकिन अगर वेपर का करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, और इस वजह से उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी उसको कंप्रेस करने के लिए, और बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज करने के बाद भी हम उसका प्रेशर मुश्किल से 8 या 10 बार तक ही बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम इसकी जगह कंप्रेसर लगाते हैं तो वर्क इनपुट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर उतना मिल नहीं पाएगा, और अगर पंप यूज करते हैं प्रेशर, तो वो वेपर को कन्वर्ट कर नहीं पाएगा। इसलिए हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचता, हमें यहाँ कंडेंसर लगा के उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जो कंडेंसर हमने यहाँ लगाया है दैट इज ए मस्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें इस पूरी की पूरी साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, जो इसका स्टेटमेंट है वो साइकिल के लिए ही है, तो पूरी साइकिल के लिए हम यहाँ पे इजीली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नेट रेट ऑफ हीट इन ए साइक्लिक प्रोसेस या फिर इन ए साइकिल, नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर, यानी कि पूरी की पूरी साइकिल में पूरा नेट जो हीट ट्रांसफर है वो नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा। अब देखिए
अगर हम देखें नेट हीट ट्रांसफर, तो पंप में कोई हीट ट्रांसफर हुआ नहीं, बॉयलर में हीट ट्रांसफर हुआ, यस हुआ। यहाँ से हमने हीट ट्रांसफर कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स से हीट लिया, यानी कि कितना लिया, Q1 क्या है, हीट एडेड टू द वर्किंग फ्लूइड। ये जो है हम वर्किंग फ्लूइड के लिए लिख रहे हैं, तो हीट क्या हुआ, ऐड हुई वर्किंग फ्लूइड में, तो पॉजिटिव होगी, तो Q1 ले लिया। उसके बाद आते हैं टरबाइन। टरबाइन में कोई हीट ट्रांसफर हुआ, एक्चुअली में तो होता है, लेकिन ये जो टरबाइन है उसको आइसेंट्रोपिक मानते हैं, तो टरबाइन में सिर्फ वर्क ट्रांसफर हुआ है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं हुआ। कंडेंसर में हीट ट्रांसफर हुआ, यस, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द वर्किंग फ्लूइड, तो नेगेटिव होगी, कितनी है, Q2, तो Q1 माइनस Q2, नेट हीट ट्रांसफर कितना हो गया, Q1 माइनस Q2, Q1 हमने उसमें ऐड किया और Q2 उसमें से निकाल लिया। अब आते हैं वर्क ट्रांसफर पे। तो देखिए पंप में कुछ हीट ट्रांसफर हुआ, सॉरी वर्क ट्रांसफर, यस, ही वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि सिस्टम क्या है हमारा, वर्किंग फ्लूइड, तो वर्किंग फ्लूइड के ऊपर किया, यानी कि WP क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस WP ले लिया। उसके बाद बॉयलर में कुछ वर्क हुआ, नहीं हुआ। टरबाइन ने वर्क डन बाय द सिस्टम है, WT इज पॉजिटिव, तो WT प्लस में हमने लिख दिया। उसके बाद कंडेंसर में कुछ वर्क ट्रांसफर हुआ, नहीं हुआ। तो इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या बन गई, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू WT माइनस WP। Q1 is heat added in the boiler, Q2 heat rejected in the condenser, WT turbine work और WP pump work. तो Q1 minus Q2 is equals to WT minus WP according to the first law of thermodynamics. So this kind of cycle can be used for the power production with the help of steam as a working fluid. ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ पे।